हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन, यानी विदेशी विनिमय निर्धारण, विदेशी विनिमय दर के निर्धारण का सिद्धांत। और इससे में जो हम थ्योरी आज करने वाले हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं बट हम जिस थ्योरी से कंसर्न हैं यहाँ पर वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। और इस थ्योरी को मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन भी कहा जाता है। ये जो थ्योरी है ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई ऑफ करेंसीज के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब की करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बेस पर रेट ऑफ एक्सचेंज का निर्धारण होता है। अब जो हम कह रहे थे कि ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना है कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अक्सर हम लोग ये बातें सुनते हैं, हम न्यूज़ में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि रुपए की वैल्यू घट गई, डॉलर की बढ़ गई, या पौंड की घट गई, रुपए की बढ़ गई। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत बार सुनी होंगी, देखी होंगी। तो एक क्वेश्चन आता है कि कैसे ऐसा होता है कि हमारे रुपए की वैल्यू घट गई और लगातार घटती ही जा रही है, या फिर डॉलर की घट गई या हमारी बढ़ गई। इस तरीके की चीज़ें हमारे जहन में ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे होता है। तो आज इस थ्योरी में हम यही चीज़ समझेंगे कि कैसे ये सब कुछ होता है, और ये मॉडर्न थ्योरी है। इसी के बेस पर प्रेजेंट में जो भी रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन है वो बेसिकली इसी थ्योरी के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पर अब हमने ये तो समझा कि ये जो थ्योरी है वो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, उसी के द्वारा निर्धारण होता है रेट ऑफ एक्सचेंज का। पर हमने इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी क्यों कहा, रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी हमने इसे क्यों कहा, क्या रीज़न है इसका। तो पहले हम इन शॉर्ट ये समझ लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली क्या है, एक साल के अंदर एक कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी जिस भी तरह के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, या ग्रांट दे रहे हैं, या लोन्स हैं, इंटरनेशनल लोन्स हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट है, जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उन सब का रिकॉर्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ 1 ईयर। तो वन ईयर के अंदर वो सारे उस रिकॉर्ड को जो मेंटेन किया जाता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हमें पता है कि 2 साइड होती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हम इसमें ये समझें कि डेबिट साइड क्या होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, ये हमें जानना होगा कि डेबिट साइड क्या है। डेबिट साइड में वो सभी पेमेंट्स आती हैं जो हमें दूसरे देशों को करनी है, यानी कि जो, अगर मैं कहती हूँ कि हम इंडिया की बात लेकर के चलते हैं तो इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेबिट साइड में क्या चीज़ें आएंगी, वो सभी पेमेंट्स जो हमें हमारी कंट्री के रेजिडेंट्स को दूसरी कंट्री को करनी है, फॉरेनर्स को करनी है, चाहे हमने ऋण लिए हैं उनकी पेमेंट करनी है, या हमने इंपोर्ट्स किए हैं उनकी पेमेंट करनी है, तो वो सभी चीज़ें कहाँ पर आएंगी, डेबिट साइड के अंदर आएंगी। क्रेडिट साइड में क्या आएगा, क्रेडिट साइड में वो सारी चीज़ें आएंगी जो हमें फ़ॉरेन से मिलनी है, यानी कि जो भी पेमेंट्स हम रिसीव करेंगे फ़ॉरेन से वो सारी की सारी किस्में आ जाएंगी क्रेडिट साइड के अंदर। तो इन शॉर्ट हम इसको कहें कि डेबिट क्या है, हमारी सारी की सारी देनदारियां हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, और क्रेडिट क्या है, हमारी सारी की सारी लेनदारियां हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो अब जो डेबिट साइड है वो क्या करती है, वो डिमांड अराइज करती है। ये जो डेबिट साइड है, हमने क्यों कहा, जो डेबिट साइड है वो डिमांड पैदा करती है, क्योंकि डेबिट साइड में क्या है, हमने इंपोर्ट किया उसकी पेमेंट करनी है, हमने ऋण लिए हैं उनको चुकता करना है, ठीक है। ऋण जब लेते हैं ऋण तो वो क्रेडिट साइड में आता है, जब हम ऋण को चुकता करते हैं तो वो डेबिट साइड में आता है। ये ध्यान रखना है कि जब कोई चीज़ ली जाती है तो वो क्रेडिट साइड में ही जाएगी, भले ही वो बाद में हमें वापस करनी है, वो हमारी लायबिलिटी है, बट उस टाइम पीरियड के अंदर, उस 1 ईयर के टाइम पीरियड के अंदर वो हमारी इकोनॉमी के अंदर इनफ्लो है, तो इनफ्लो है तो इट मीन्स वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। अच्छा, तो जो डेबिट साइड है हमारी वो क्या करती है, वो डिमांड जनरेट करती है। किसकी डिमांड जनरेट करती है, फॉरेन करेंसी की डिमांड को जनरेट करती है। और जो क्रेडिट साइड है वो क्या करती है,
सप्लाई करती है फॉरेन करेंसी की, क्योंकि क्रेडिट साइड में क्या कुछ आ जाएगा, हमने दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट किए तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगी, फॉरेन करेंसी मिलेगी। तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई कहाँ से होनी है, क्रेडिट साइड से होनी है। तो इसलिए ये सारा का सारा जो रोल है वो किसका है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का है रेट ऑफ एक्सचेंज के डिटर्मिनेशन के अंदर। इसीलिए इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन बोला जाता है। अब बात करते हैं कि रेट ऑफ एक्सचेंज का निर्धारण कैसे होगा, रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे निर्धारित होगी। तो डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज, तो हम जान चुके हैं कि दो चीज़ें हैं रेट ऑफ एक्सचेंज डिटर्मिनेशन की, और वो क्या हैं दो चीज़ें, डिमांड साइड है और दूसरी क्या है, सप्लाई साइड। तो इस थ्योरी के अंदर ये माना गया है कि जो डिमांड साइड है उसका रोल थोड़ा कम है। इनफैक्ट ओवर अ लार्ज एक्सटेंट इट रिमेन्स फिक्स। ऐसा माना गया है कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एक लार्ज एक्सटेंट तक उसको ये माना गया है कि वो स्टेबल ही रहती है, फिक्स रहती है, उसमें कम वेरिएशंस होती हैं। जिस चीज़ में ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो इस थ्योरी के अंदर रेट ऑफ एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन में जो उसका सबसे ज़्यादा रोल है वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसे हम अभी समझेंगे। तो डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी किन किन चीज़ों के लिए डिमांड होती है, तो पेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, हमने जो विदेशों से ऋण लिए उनको पे करना है। पेमेंट जब लिए वो क्रेडिट साइड थी, बट अब हमें उसको पे करना है, तो वो क्या है, हमारी डिमांड करेंगे उसके लिए हम फॉरेन करेंसी की, या हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट को पे करना है, या हमें विदेशों को कोई एड्स ग्रांट कोई सहायता देनी है, कुछ गिफ्ट्स देने हैं, या हमें विदेशों के अंदर क्या करना है, निवेश करना है, या हमें विदेशों से आयात करने हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या की जाती है, डिमांड की जाती है। तो इसे इस थ्योरी के अंदर ये माना गया इसका रोल थोड़ा कम है, जिसका रोल ज़्यादा है वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है यहाँ पर जिसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट रहता है सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का, उसको हम समझते हैं कि वो कैसे होता है। तो इसके लिए जो थ्योरी है वो ये कहती है कि अगर किसी इकॉनमी की अगर किसी कंट्री की बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर उसमें घाटा है, इफ़ देयर इज़ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, अगर बीओपी में क्या है, घाटा है, तो क्या होगा, अगर बीओपी में घाटा है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज गोज डाउन। अगर बीओपी में घाटा है इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमारी विदेशों से जो प्राप्तियां हैं वो कम हैं, जबकि हमें विदेशों को पेमेंट्स ज़्यादा करनी है। इट मीन्स हमारी जो पेमेंट्स हैं विदेशों को जो हमें देनी है, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी डेबिट साइड है वो ज़्यादा है और जो हमारी क्रेडिट साइड है वो क्या है, कम है। तो हमें विदेशों से मिलना कम है। अगर ऐसा होता है तो जब हमें विदेशों से मिलना कम है तो क्रेडिट साइड से हमें क्या मिलनी है, सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई क्या होगी, कम होगी। और अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम होगी तो सीधी सी बात है वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉरेन एक्सचेंज विल राइज। ठीक है, अपोजिट साइड में क्या होगा। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ समझनी है कि कैसे सप्लाई मेन रोल प्ले कर रही है इसके अंदर, डिमांड नहीं, सप्लाई मेन रोल प्ले कर रही है, इस चीज़ को हमें समझना है। अब हम अपोजिट सिचुएशन ले लेते हैं कि अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या है, सरप्लस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमें विदेशों को चुकता करना है, यानी जो हमारी डेबिट साइड है वो कम है, जबकि हमें विदेशों से मिल क्या रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, यानी हमारे पास फॉरेन करेंसी ज़्यादा है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि हमारे पास क्या है, सप्लाई ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि हमें विदेशों से ज़्यादा मिल रहा है। तो इन दिस सिचुएशन जो सप्लाई है फॉरेन एक्सचेंज की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये एक सिंपल सी इकोनॉमिक्स है, डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने बिल्कुल शुरू से पढ़ा है, जो बेस है इकोनॉमिक्स का, डिमांड एंड सप्लाई, वहीं से हम शुरू करते हैं। तो अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो उसका जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सचेंज
विल फॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि इन दोनों ही सिचुएशन में, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट में सरप्लस डेफिसिट था या सरप्लस था, दोनों सिचुएशन के अंदर मेन रोल जिस चीज़ ने प्ले किया वो है सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी या सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो अब आगे हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन के साथ हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन विद इलस्ट्रेशन। तो इलस्ट्रेशन से हम इसको जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर कि हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं किसमें, रुपी और डॉलर के बीच में, रुपए और डॉलर के बीच में हम रेट ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं विल सप्लाई डॉलर एंड डिमांड रुपी, क्योंकि जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, कमोडिटीज़ बेच रहे हैं, गुड्स या सर्विसेज दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो बदले में हमें क्या मिल रहा है, डॉलर मिल रहा है। तो वहाँ से क्या हो रही है, सप्लाई। अब वो डॉलर को दे करके क्या प्राप्त करना चाहेंगे, रुपी। सीधी सी बात है, जिसके पास डॉलर है वो डॉलर को दे करके क्या पाना चाहेगा, रुपी पाना चाहेगा। यानी कि वो रुपए की क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, और सप्लाई किस चीज़ की करेंगे, डॉलर की करेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी इंडियन इम्पोर्टर्स जो भारत के आयातक हैं, जिनको आयात करना है, इसका मतलब उसको अमेरिका से कुछ खरीद करके लेकर के आना है, चाहे उसे कोई गुड्स खरीद करके लानी है या सर्विसेज लानी है। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, वो रुपया दे करके क्या प्राप्त करेगा, डॉलर प्राप्त करेगा। यानी कि वो क्या कर रहा है, सप्लाई ऑफ रुपी एंड डिमांड ऑफ डॉलर। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया। अब जहाँ पर ये डिमांड और सप्लाई, जो भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई है वो इक्वल हो जाएगी, वहीं पर रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमाइन हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम है वो वहाँ सेट हुआ जहाँ $1 इज़ इक्वल टू 55 रुपीज़ है, $1 55 रुपये के बराबर है, वहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज निर्धारित हो चुका है। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं कैसे कि अगर इंडियन एक्सपोर्टर्स विल सप्लाई डॉलर एंड डिमांड रुपी एंड इंडियन इम्पोर्टर्स विल सप्लाई रुपी एंड डिमांड डॉलर, ये बात हमें समझ में आ चुकी है अच्छे से। और ये हो गया रेट ऑफ एक्सचेंज, हमने मान लिया कि $1 इज़ इक्वल टू 55 रुपीज़ होगी। अब मान लीजिए क्या होता है कि जो इंडिया है उसकी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाती है, अनफेवरेबल हो जाती है। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाती है, हमारे अनफेवरेबल हो जाती है, हमारे प्रतिकूल हो जाती है। किसके साथ, अमेरिका के साथ। इसका मतलब ये है कि हमें अमेरिका को जो देनदारियां हैं, जो पेमेंट्स करनी हैं इंपोर्ट्स के बदले में, वो ज़्यादा करनी है, जबकि हमें एक्सपोर्ट के बदले में वहाँ से क्या मिलने वाला है, कम मिलने वाला है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि अगर हमें विदेशों को देनदारियाँ ज़्यादा हैं, यानी हमें अमेरिका को देना ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि डॉलर की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसका प्राइस बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होने लगेगा, क्योंकि डिमांड किसकी ज़्यादा है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो उस सिचुएशन में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, डॉलर की डिमांड ज़्यादा है। तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा है, और जबकि हमारे पास डॉलर उतना है नहीं, क्योंकि सप्लाई कम है, क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, घाटा है, वो हमारे प्रतिकूल है। तो जब वो हमारे प्रतिकूल है तो इसका मतलब क्या होगा, जो इंडियन इम्पोर्टर्स हैं अब उनको इम्पोर्ट तो करना ही है, तो वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा ऑफ़र करेंगे, $1 को प्राप्त करने के लिए वो ज़्यादा रुपये ऑफ़र करने लगेंगे, यानी कि वो 55 रुपये से ज़्यादा पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी और रुपए की कम होगी। कि इम्पोर्टर्स कहेंगे कि हम 57 रुपीज़ पे करने को तैयार हैं, तो क्या हो गया कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और इंडियन रुपये की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सप्लाई कम थी
क्यों कम थी? क्योंकि हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर घाटा था, वो हमारे अनफेवरेबल थी, वो हमारे प्रतिकूल थी, इसलिए डॉलर की सप्लाई थी नहीं, जबकि डॉलर की डिमांड इंपोर्टर्स द्वारा बहुत ज़्यादा की जा रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। अपोजिट इसका केस क्या हो सकता है कि अगर इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका के साथ फेवरेबल है, मतलब हमारी अमेरिका से लेनदारियाँ ज़्यादा हैं, देनदारियाँ कम हैं, मतलब हमें उसको डॉलर्स की टर्म्स में कम चुकता करना है, जबकि हमें अमेरिका से डॉलर्स की टर्म्स में ज़्यादा मिल रहा है। उस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे पास डॉलर की सप्लाई ज़्यादा होगी और डॉलर की डिमांड क्या होगी? कम। कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा करेंगे, जबकि डॉलर की डिमांड क्या होगी? कम। तो जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो क्या करेंगे कि जो 1 रुपये के बराबर $1 जो था वो 55 रुपये के बराबर था। अब क्योंकि एक्सपोर्टर्स के पास क्या है, ज़्यादा हैं डॉलर्स, तो वो क्या कहेंगे कि आप कम में ले लो, ठीक है, आप 54 रुपये दे करके $1 ले लो। क्यों? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो वो उससे कम में डॉलर को देने को तैयार हो जाएंगे। जो एक्सचेंज रेट थी उससे कम वैल्यू के अंदर डॉलर की सप्लाई करने को तैयार हो जाएंगे, उससे कम रुपये के बदले में डॉलर को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस सिचुएशन में क्या हुआ है, देखो डॉलर की वैल्यू घट जाएगी और रुपए की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारा सिस्टम चलता है, जिसकी वजह से रुपए की वैल्यू घटती या बढ़ती है, डॉलर की वैल्यू घटती या बढ़ती है। तो हम इसे एक एग्जांपल से भी कर सकते हैं, डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो डायग्राम में हमने क्या किया है, हमने इस तरीके से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लगा लिए हैं और एक्स एक्सिस पर हमने लिया है फॉरेन करेंसी को, वाई एक्सिस पर हमने लिया है रेट ऑफ एक्सचेंज को, और ये है एज़ यूजुअल सप्लाई कर्व जो क्या शो करती है पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी, और ये है डिमांड कर्व जो शो कर रही है इन्वर्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ एक्सचेंज एंड फॉरेन करेंसी। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं, और ये रेट ऑफ एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन हो गया, निर्धारण हो गया है, और इस सिचुएशन में ये OQ के बराबर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई की जा रही है, ठीक है। अब हम इसमें ले लेते हैं कि मान लीजिए क्या हो जाता है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज है वो बढ़ जाती है, यानी कि वो क्या हो जाती है, R1 हो जाती है। अब इस सिचुएशन में देखो कि अगर ये R1 हो गई है तो क्या हो गया है कि सप्लाई ज़्यादा है, सप्लाई इतनी है जबकि डिमांड कितनी है, इतनी। तो इसको हम यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ला करके मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, कि कितने डिमांड है, सप्लाई कितनी है, ON है, ON सप्लाई है, ठीक है, और जबकि डिमांड कितनी है, हम इसको यहाँ ले आते हैं, डिमांड कितनी है, OM है, ठीक है। और वही फिर सीधा सा लॉजिक कि जब किसी चीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू घटती है, यानी रेट ऑफ एक्सचेंज विल फॉल, ठीक है। इन द कॉन्ट्रेरी सिचुएशन, अगर सिचुएशन उल्टी है कि हम कहें कि रेट ऑफ एक्सचेंज अगर क्या हो गई है, कम हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई है, R2 हो गई है। इस सिचुएशन में हम देखें कि अब उल्टा हो गया है, इतनी सप्लाई है, ठीक है, जब रेट ऑफ एक्सचेंज कम है तो सप्लाई कितनी है, OM सप्लाई है, और डिमांड कितनी है, ON डिमांड है, यानी MN के बराबर डिमांड एक्सेस है, किसकी, रेट ऑफ फॉरेन करेंसी की, MN के बराबर डिमांड एक्सेस है। तो जब किसी चीज़ की डिमांड एक्सेस होती है तो उसके प्राइसेस क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज जो है रेट ऑफ एक्सचेंज वो क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। तो इस तरीके से डिमांड और सप्लाई से क्या होता है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन होती है, और सारा का सारा रोल किस चीज़ का है, हमारा डिमांड और सप्लाई का है, ठीक है। तो लास्ट सभी क्वेश्चंस का एक आंसर मैं यहाँ पर देना चाहूँगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बिल्कुल एक सिंपल सा एक लेमन के लिए ये एक एक्सप्लेनेशन है। अगर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ विद US, अमेरिका के साथ अगर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा है,
बिल्कुल सीधी सी बात, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में अमेरिका के साथ घाटा है तो सीधी सी बात यह है कि रुपए की वैल्यू घटेगी और डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट विद यूएस, अमेरिका के साथ जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंडिया की, अगर उसमें सरप्लस है, सरप्लस मतलब कि अगर हमें अमेरिका को आयातों के बदले में भुगतान कम करना है जबकि हमें निर्यातों के बदले में मिल ज़्यादा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रुपी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी और डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम बहुत बार इस तरह की चीज़ें कहते हैं, ये हो गया वो हो गया, सीधा सा रोल किस चीज़ का है, सब रोल है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, यानी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स। अगर हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में है, अगर उसमें सरप्लस है, हमारे निर्यात ज़्यादा हैं, उनके बदले में हमें ज़्यादा विदेशी मुद्रा मिल रही है, तो सीधी सी बात है हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर उल्टा है, हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं अमेरिका के साथ या जिस भी कंट्री के साथ हम अपनी रेट ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं, तो अगर हमारे इंपोर्ट ज़्यादा हैं यानी हमें इंपोर्ट के बदले में विदेशी मुद्रा के रूप में भुगतान ज़्यादा करना है जबकि हमें मिल कम रहा है, तो उस सिचुएशन का सीधा सा इफ़ेक्ट ये होगा कि जो रुपी है उसकी वैल्यू घटेगी और डॉलर की सरप्लस है तो रुपये की वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर की वैल्यू घटेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।